तो दूसरा जो है, ये देखें ना, टर्मोइल बढ़ रहा है, ये रीजनल ग्लोबल टर्मोइल बढ़ रहा है। ये टॉक्स नाकाम हो गई एक बार फिर, और वहाँ से डेविड बार्निया भी चले गए वापस, मोसाद का सरबरा, और वहाँ से विलियम बर्न्स, और साथ ही जो हमास का डेलीगेशन, ये सारे वापस चले गए, और एक दफ़ा फिर जो है वो वहाँ पे तातुल आ गया, ख़त्म हो गया वो सारा जो उम्मीद थी कि, और वो इस बात पे ख़त्म हुआ कि जी फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है उस पर फ़ौज रहेगी या नहीं रहेगी। इनकी तरफ से ये पेशकश हुई कि हम ग्रेजुअली हटाएंगे और ये करेंगे। तो इजिप्ट और हमास की डेलीगेशन ने तो बिल्कुल कहा कि वो जो 2 जुलाई को आया था बाइडन, प्रेसिडेंट बाइडन का प्लान था, और जिसको फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अप्रूव कर दिया था, उसको जो है वो उसके मुताबिक सीज़ फायर करवाया जाए। तो वो नहीं हुआ, तो सब अपनी अपनी जगहों पे वापस चले गए। उसके बाद ये है कि ये अब वहाँ पर जो जो ईरान के नए वज़ीर ख़ारजा हैं, अराक़ची, अब्बास अराक़ची, अगर मैं सही नाम उनका प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उनकी इटालियन फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई और उन्होंने कहा कि ईरान अभी रिएक्ट करेगा। लेकिन ये जो अब्बास अराक़ची हैं, इनको मैं इत्तेफाक से जानता हूँ, इतने सालों में इनको काफ़ी देखा है, इनका बड़ा तवील एक बैकग्राउंड है। ये जो हैं, ये इन्होंने ये बैकग्राउंड बड़ा ज़रूरी है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बैकग्राउंड क्या है। ये नए फॉरेन मिनिस्टर जो आए हैं, ये जो है, इन्होंने तेहरान, एक तो ये जो 8 साल जंग थी उसमें पार्टिसिपेट किया इराक़ के साथ जो थी, फिर उसके बाद इन्होंने मास्टर्स किया तेहरान से, फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से, अच्छा मास्टर्स इनका इंग्लिश में है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से बरतानिया से इन्होंने PhD किया। उसके बाद ये आके फॉरेन सर्विस में 90s के अंदर ही, मेरे ख्याल से 96 या 98 में शायद ये आ गए, और ये फिनलैंड में सफ़ीर, ईरान के सफ़ीर बन गए फिनलैंड में। और फिर वहाँ पर ये जब 9/11 हुआ तो ये फिनलैंड में ही, मतलब ये वेस्टर्न यूरोप के, फिर जब वापस आए 2003 में, तो ये वेस्टर्न यूरोप के डेस्क के इंचार्ज थे ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री में। मतलब एक पुराने डिप्लोमेट हैं। और साथ ही आप ये देखें कि इन्होंने फिर, ये 2003 है, 2003 आप याद करें ये कौन से साल हैं, ये वो है कि जब इराक़, अफ़गानिस्तान 2001 9/11 हुआ है, तो ये यहाँ पर वापस आए हैं वहाँ से, फिनलैंड से, और ये आके जो है ये वेस्ट यूरोप का जो डेस्क है उसको इन्होंने हेड करने शुरू किया है। और ये वो दौर है जब न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत शुरू होती है बरतानिया के साथ और अमेरिका और बाकी मुल्कों के साथ ईरान की, तो ये ओपन अप होते हैं ज़रा। उसके बाद खैर ये आगे जाते गए, और फिर उसके बाद जवाद ज़रीफ़ के साथ जब ये मुआहदा हुआ, तो जब न्यूक्लियर का 2015 में, तो उसमें जो है ये JCPOA जो है, तो उसमें इनका बड़ा एक्टिव रोल था। और ये जो है ये उस वो मुआहदा जो था उसको फिर ट्रंप ने ख़त्म कर दिया। उस मुआहदे में 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट ईरान को मिल गई थी। एक तो ये कि पाबंदियाँ ख़त्म हो गई थी, एक ये कि यूरेनियम इनरिचमेंट, तीसरा ये कि ग्लोबल लेवल पे कि भाई ज़िम्मेदार मुल्क है, तो मतलब सब इंगेज हो रहे हैं। और फिर ये हुआ कि जवाद ज़रीफ़ जो हैं उनके साथ ही उनके डिप्टी भी रहे, उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर रहे, ये हसन रूहानी के दौर में, प्रेसिडेंट हसन रूहानी के दौर में। लेकिन फिर ये हुआ कि वो ट्रंप ने तोड़ दिया मुआहदा। फिर ये हुआ कि ये जो है ये ख़ुद भी जब बाइडन इंतज़ामिया आई और मामलात ख़राब ऊपर नीचे हुए, तो ये अब ये फॉरेन मिनिस्टर, तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तो ये था कि ईरान के वेस्ट के साथ ताल्लुकात बहाल और ये वो सारा। अब इनके आते ही, अब बात तो इन्होंने कर दी इटालियन फॉरेन मिनिस्टर, मगर वो एक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल एक गले पड़ी हुई है, जिसमें ये जो कि इनका रोल ही वो ये है कि वेस्ट को इंगेज करना है। अब इनके ऊपर ये पूरी जंग आ गई और ख़राब होती हुई जंग आ गई है, ठीक है ना। कि अब ईरान क्या करता है, भाई ईरान अब क्या करता है। देखें ना, हमास ने जो है वो रिटेलिएट किया, और उधर से इसराइल ने किया, उधर से हमास ने किया, वो फिर अपनी जगह रुक गई।
ठीक है, यानी कल क्या होगा, अभी चल रहा है ना, अभी तो ये चल रहा है, शहादतें भी हो रही हैं उधर। इजिप्ट प्रेशर में आ रहा है, इजिप्ट बहुत प्रेशर में आ रहा है। उसकी वजह यह है कि आज जो है वो लिबिया में, अगर आप इजिप्ट का मैप देखें तो इजिप्ट के एक तरफ सूडान है, यानी अगर हम नॉर्थ अफ्रीका को देखें तो नॉर्थ अफ्रीका को देख लें और साथ तो एक तरफ ये इजिप्ट है, ठीक है, और मैप में, और इजिप्ट के साथ जो है वो एक तरफ लिबिया है और एक तरफ सूडान है, यानी इजिप्ट बीच में, और उधर जो है वो गजा है, ठीक है, और ये जो है ये स्विस है जहाँ पे सारे हमले हो रहे हैं, और यमन, जॉर्डन। अब लिबिया ने आज क्या किया है कि लिबिया में खाना जंगी हो रही है। अब मैं आपको सिर्फ भी बता रहा हूँ कि ये पूरा एक जोड़ते हैं ना सिलसिला, फिर उसके बाद वापस आते हैं ज़रा पाकिस्तान। और लिबिया में खाना जंगी हो रही है, तो वहाँ पे कद्दाफ़ी के जो बहुत ही करीबी उनके एक साहब जो उनके साथ थे, फिर अलग हो गए, अमेरिका चले गए, ये 2011 में फिर वापसी हुई उनकी, और फिर वो उसके बाद वो पहले जो है पूरी लिबिया की फ़ौज उनके पास चली गई, कमान उसकी, फिर उसके बाद खाना जंगी हो गई। तो एक गवर्नमेंट जो है वो बन गई ट्रिपली में और एक बन गई तब्रुक में। अब ये जो ईस्टर्न है, यानी जो लिबिया का वो इलाका जो ईस्टर्न है, यानी आप समझ लें कि जो इजिप्ट के साथ मिलता है, मशरिक वही होगा ना, लिबिया के नक्शे पे आप देखें तो जो मशरिक है तो वो मिस्र से मिल रहा है, वहाँ पे खलीफा हफ्तार की हुकूमत है ईस्टर्न लिबिया में, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल है। ऑयल फील्ड जो हैं लिबिया को, अगर किसी चीज़ ने जोड़ा, मैं कई दफ़ा पूछा कि लिबिया टूटा क्यों नहीं दो हिस्सों में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक चीज़ ऐसी है जिन्होंने लिबिया को जोड़ कर रखा है, वो उनका सेंट्रल बैंक है। मैंने कहा मैं जो मैं गया वहाँ ट्रिपली इसके अभी चंद साल पहले, तो मैं उधर से भी ट्रैवल भी किया, तो मैंने कहा यार एक मिनट, ये इतनी शदीद फटा है तो ये मुल्क दो हिस्सों में क्यों नहीं तकसीम हो गया अभी तक। उन्होंने कहा ये जो रेवेन्यू है ना, ये सारा का सारा जो बैंक उनका एक है और ट्रिपली में है, तो वो ऑयल के पैसे इधर से जाते हैं, तो वो खलीफा हफ्तार चाहे अच्छा वो मैप अगर देखें तो ये जो पूरा रेड इसमें नजर आ रहा है उस मैप के अंदर, अगर आप ये मैप को देखें, अगर जो हमने दिखाया हुआ है, तो उस मैप में ये जो रेड इलाका है ये खलीफा हफ्तार के पास है, और बाकी जो इलाके हैं वो उस हुकूमत के पास है जिसको दुनिया तस्लीम करती है। लेकिन आप खलीफा हफ्तार की जरा आप वो देखें ना कि उसके पास जगह कितनी है। अब ये जितना खलीफा हफ्तार के पास इलाका है, इसी में सारी बड़ी ऑयल फील्ड्स हैं। अगर हम ऑयल फील्ड्स दिखा सकें, अगर हमारे पास मैप इजीली अवेलेबल हो, तो वहीं पे जो 5th स्लाइड हम दिखा दें, तो वहाँ पर जो है हमें ऑयल फील्ड्स नज़र आएंगी सारी, ठीक है। वो ऑयल फील्ड सारी जो हैं वो ईस्टर्न लिबिया में है। जिक्र इसका इसलिए कर रहा हूँ कि जनाब उन्होंने अपनी सारी प्रोडक्शन आज ऑयल की बंद करने का ऐलान कर दिया अभी अचानक आज लिबिया ने, और उन्होंने कहा कि फटा चल रहा है हमारा सेंट्रल बैंक के साथ, तो इधर हम यहाँ से ये बंद कर रहे हैं। और उसके नतीजे में ये जो CNBC ये 17 स्लाइड है, वो ये कह रही है कि लिबिया की प्रोडक्शन, लिबिया ने ऑयल की रोक दी है, तो इसलिए 3% ऑयल की प्राइसेस पूरी दुनिया में जम कर गई हैं। ब्लूमबर्ग इसको इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि लिबियन राइवल गवर्नमेंट टू स्टॉप ऑयल आउटपुट ओवर बैंक, वो बैंक के ऊपर फटा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने ऑयल की प्रोडक्शन ही बंद कर दी है। अच्छा, अब ये उस वक्त हो रहा है जब सूडान के अंदर जनरल बुरहान कह रहे हैं कि मैं तो 100 साल तक लड़ूंगा। तो इजिप्ट जो है, मिस्र, जिस वक्त प्रेसिडेंट सिसी के लिए चैलेंजेस क्या हैं, नंबर 1 के रफ़ा के ऊपर उन्होंने बिल्कुल तस्लीम नहीं किया कि यहाँ पे इसराइल की फ़ौज आएगी, वो उस पर डेडलॉक है। फिर दूसरी बात यह है कि साथ उधर सूडान के अंदर खाना जंगी है, ठीक है, और सूडान के साथ फिर वो इथोपिया और वो डैम और वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। और साथ ही लिबिया में ऑयल बंद कर दिया उन्होंने, और ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, ये एक बन गया रीजन। दूसरा, उधर से भरपूर अटैक, शायद ही इतने बड़े अटैक्स हुए हों जितने बड़े अटैक्स जो हैं वो इस वक्त किए हैं रशिया ने यूक्रेन पे, मैसिव अटैक्स। और वो ना सिर्फ केव पे किए हैं, बल्कि वो जो हैं वो कारकेव के इलाके पे भी, बाकी इलाकों पर भी, और वहाँ पर जो ये जो कीव इंडिपेंडेंट है वहाँ पे
वो ये कह रहे हैं, 26वीं स्लाइड दिखाएं कि रशियन अटैक, उनके प्रेसिडेंट ने कहा है ज़ेलेंस्की ने कि 100 मिसाइल्स और 100 ड्रोन्स मारे हैं और वहाँ पर जो है ये मामला ख़राब हो गया। अच्छा, अब इसमें जो है वो इन्होंने अटैक किया था वहाँ पर और मैं पहले दिन जब ये अटैक हुआ था तो मैंने कहा था कि ज़ेलेंस्की विल बी थ्रोन अंडर द बस, इनके साथ वेस्ट नहीं खड़ा होगा जाके, तो ये जो कुछ करे अपनी जिम्मेदारी पे करें। अब जनाब फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी है 25, मैं इसको रिकमेंड करके भी जिसने देखनी हो इसको पढ़ें और इसको, ठीक है, वो है 25, यूक्रेन हैज क्रॉस मॉस्कोज एंड वॉशिंगटन रेड लाइंस। मॉस्को की नहीं, वॉशिंगटन की रेड लाइंस भी क्रॉस की हैं। यूक्रेन ने जो कुछ किया खुद किया है, पूछ के तो नहीं किया अमेरिका से। अमेरिका से पूछ के नहीं किया कि भाई मैं ऐसे करने जा रहा हूं, बल्कि पैसा लेने के लिए उसके लिए खुद किया। दोबारा देखें, वॉशिंगटन एंड मॉस्कोज रेड लाइन, दोनों मुल्कों की रेड लाइंस क्रॉस की हैं ज़ेलेंस्की ने। तो अब वहां पे जो हो रहा है अल्लाह खैर से। जो जैक सुलेवन है, जैक सुलेवन जो हैं वो पहुंचे हैं कनाडा, और कनाडा वो इसलिए पहुंचे हैं कि कनाडा से वो जाएंगे बीजिंग। कल से उनका दौरा बीजिंग का शुरू हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। और इस इंपॉर्टेंट दौरे में ये बात बड़ी, इस इंपॉर्टेंट दौरे की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोशिश हो रही है कि प्रेसिडेंट बाइडेन एक दौरा करें। जिमी कार्टर को छोड़ दें तो उसके बाद से तमाम अमरीकी सदूर ने चाइना का दौरा किया। प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी किया एज अ वाइस प्रेसिडेंट और एज अ सेनेटर 4 दफा कम से कम। डोनाल्ड ट्रंप भी गए थे। शी जिनपिंग 5 दफा आ चुके हैं अमेरिका, आखिरी दौरा उनका 10 महीने पहले हुआ था। लेकिन ये कि बाइडेन एज अ प्रेसिडेंट नहीं गए चाइना, डोनाल्ड ट्रंप गए थे। बाकी सारे सदूर चाइना का दौरा कर चुके हैं अमेरिका के, जिमी कार्टर को छोड़ दें सिर्फ, यानी पोस्ट निक्सन बात हो रही है ना। तो इशू ये है कि बाइडेन का दौरा क्या होता है नहीं होता, उसकी कोशिश हो रही है और इस टर्मोइल में। और जैक सलिवन के सामने भी बहुत इस वक्त इश्यूज हैं कि भाई ये शिपिंग लेन्स को क्या करना है, ये मशरिक़ वस्ता के अंदर जो गज़ा की जायरियत है ये अगला क्या रंग लेती है। क्योंकि ईरान ने कहा है ना उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि हम प्रॉपर एक्यूरेट अटैक करेंगे, मगर कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो वो हैं जो उनका पूरा वेस्ट के साथ बहुत इंगेजमेंट वाली बात ना कि दोबारा से पाबंदियाँ ख़त्म हो, ये आते ही इनके जो है गले पड़ गए ईरान के। क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास, ये हालात यहाँ के ख़राब हो रहे हैं, लेकिन ना क्या सिचुएशन होती है वहाँ। इजिप्ट जो कर सकता था उन्होंने किया, जॉर्डन पे क्या प्रेशर आता है, लेबनान पे क्या। साथ ही मैं आखिरी बात एक बात करके मैं इसको क्लोज करता हूँ क्योंकि अब ब्रेक ले लें। वो ये है कि जॉर्जिया में हंगामे हो रहे हैं। जॉर्जिया कौन सा जॉर्जिया? जो जॉर्जिया बिल्कुल जहाँ पर नेटो घुसा था, नेटो की मेंबरशिप, और उधर से 2008 में रशिया आ गया था, और उसके नतीजे में जॉर्जिया के एक बड़े इलाके पे, यानी फड्डा तो 2008 में शुरू हुआ है ना कि नेटो एक्सपेंशन वाला, जॉर्जिया में हो रहे हैं हंगामे। अच्छा, और उन हंगामों को वक्फा हो रहा है तो मैं इसके बाद बात कंटिन्यू कर लूँगा ब्रेक पे। लेकिन जो रशिया है उनकी तरफ से ये कहा गया है उन हंगामों के पेश नज़र कि यूएस फ्लाइट 27 फ्लाइट तास, यूएस प्लॉटिंग कलर रेवोल्यूशन इन जॉर्जिया, ये उनकी फॉरेन सर्विस ने, जो उनकी इंटेलिजेंस सर्विस ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो है, क्योंकि 26 अक्टूबर को इलेक्शन है तो उससे पहले वहाँ पे कलर रेवोल्यूशन के लिए कोशिश हो रही है। जॉर्जिया जो है वो वहाँ पर हुकूमत जो है वो प्रो रशिया, मतलब एक तरह से आप समझें कि वो जॉर्जिया के चक्कर में तो 2008 हुआ ना, 2008 में जो भी वो सारा कुछ। लेकिन ये कि जॉर्जिया में अभी भी जो हुकूमत है वो हुकूमत रशिया की तरफ है, उसको झुकाओ। और जो अपोजिशन है वो जो है वो तितर बितर है बहुत सारी, तो वो अब ये कह रहे हैं कि उनको जो है वो कलर रेवोल्यूशन की कोशिश हो रही है। और बैदस क्यास नहीं होगा कि अगर इस दौरान यहाँ पे रशिया आ जाए। बेलारूस की फौज, पूरी फौज खड़ी हो गई है आके यूक्रेन की सरहद पे, और इतना टर्मोइल है कि इस टर्मोइल में अगर वो थोड़ा सा आगे आ गए प्रेसिडेंट पुतिन जॉर्जिया में, तो जॉर्जिया की हुकूमत वैसे ही उनके सप्रो है, यानी एक तरह से आप समझ लें कि बेलारूस जॉर्जिया, यानी एक अजीब सिचुएशन है वहाँ पे, ठीक है ना। तो एक तो ब्लैक सी तक, और फिर ये जो आपकी पाइपलाइन जा रही हैं, ठीक है ना, वो कोस्टल लाइन पूरी वो रशिया के पास आ जाएगी। तो ये जो रशिया ने बात की है ना कि कलर रेवोल्यूशन और तिबलिसी मैदान बनाने की कोशिश हो रही है, तिबलिसी मैदान, ये वो लफ्ज है जो कि यूक्रेन में 2014 में इस्तेमाल हुआ था।
उन्होंने कहा तिबलिसी मैदान बनाने की कोशिश हो रही है जॉर्जिया में, और इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और वहाँ की हुकूमत से रब्ते में।